आई एम काजल कौर। दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑफ रेरा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। लेट्स स्टार्ट। पेनल्टी ऑन प्रमोटर। तो पिछले पार्ट में हमने प्रमोटर की डेफिनेशन देखी थी। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्रमोटर अगर रेरा का एक्ट का कोई भी वायोलेशन करता है तो उस पर क्या पेनल्टीज़ लगेंगी। तो पेनल्टीज़ इस चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप पेज नंबर रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। तो पेनल्टी, हम प्रमोटर की पेनल्टी को हम दो सिचुएशन में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट केस में 2 सिचुएशंस है, सेकंड केस में 3 सिचुएशन है। पहले ये इजी है थोड़ा, ये देख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अप टू 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसकी 5% तक की पेनल्टी लग सकती है इन 3 केसेस में। पहला केस में अगर फेल्स टू प्रोवाइड और कॉन्ट्रावेन सेक्शन 4, मतलब सेक्शन 4 है, बताता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है अगर उसमें हम कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर हम सेक्शन 4 का वायोलेशन करते हैं तो प्रमोटर को पेनल्टी लगेगी 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। या फिर अगर वो कॉन्ट्रावेन करता है कोई भी सेक्शन अदर देन सेक्शन 3 और 4। 3 में लिखा है कि आपको प्रमोटर को डेवलपमेंट से पहले प्रायर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और सेक्शन 4 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है। अगर इसके अलावा कोई भी अगर वो कॉन्ट्रावीन करता है किसी और सेक्शन को, उसे 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी लगेगी। या फिर वो फेल टू कंप्लाई विद ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर डायरेक्शन दिया है इस सेक्शन में यहाँ पर, तो अगर प्रमोटर उसको फेल करता है, तो फेल टू कंप्लाई है, तो उसे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की पेनल्टी होगी। तो सेकंड में दो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। सिचुएशन ए, इसमें नॉर्मली 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी होगी। तो हम देख लेते हैं। पहले का केस ए का फर्स्ट पार्ट है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है सेक्शन 3 में और काम स्टार्ट कर देता है तो उसे 10% ऑफ एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी लगेगी। और जो भी ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो डिटरमाइन करेगा वो अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी। अब सेकंड केस में अगर वो इस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को नहीं पे करता है तो फिर सेकंड केस की पेनल्टी लगेगी। अगर इसका मतलब नॉट पे पेनल्टी इन फर्स्ट, मतलब इस फर्स्ट की अगर वो पेनल्टी नहीं पे करता है तो उसे मीन्स अगर वो ऑर्डर नहीं कंप्लाई करता है, ऑर्डर डिसीजन डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, तो उसको 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर फाइन लगेगा फर्दर 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर दोनों लग सकता है। अब ये फर्दर वर्ड क्यों है, मीन्स ये 10% प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट जो अथॉरिटी ने डिटरमाइन करी है ये तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं दिया ये फर्दर 10% और हो जाएगी, मीन्स 20% हो गई टोटल। और सिचुएशन बी क्या है, सिचुएशन बी है यहाँ पर अथॉरिटी के ऑर्डर को कंप्लाई करने से वो मना कर रहा है, वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, वायोलेशन कर रहा है। अगर वो सेकंड केस में अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर वो कंप्लाई नहीं करता है तो उसको उससे 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन पर डे विथ ऑफ डिफ़ॉल्ट जब तक कंटिन्यू होता है। मीन्स यहाँ पे कोई फाइन नहीं बताया, 80 कोई रीजनेबल अमाउंट 80 डिटरमाइन कर सकता है पर डे के बेस पर जो मैक्सिमम 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तक जा सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट और ये पेनल्टी दोनों हो सकती है। अब ये सेकंड पेनल्टी है पेनल्टी फॉर रियल एस्टेट एजेंट। अब वहाँ हमने पढ़ा प्रमोटर को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, प्रमोटर तो ओनर है, बट रियल एस्टेट एजेंट जो फैसिलिटेट करवा रहा है सेल और परचेस उसे भी रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता या फिर कॉन्ट्रावीन करता है एनी प्रोविज़न ऑफ रेरा एक्ट तो उसको क्या पेनल्टी लगेगी। अगर मीन्स वो अगर कॉन्ट्रावीन कर रहा है सेक्शन 9 और 10 को, सेक्शन 9 है नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर मीन्स वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है और अपना काम स्टार्ट कर रहा है, और सेक्शन 10 में सेल परचेज फैसिलिटेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन, मीन्स सेक्शन 9 में वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है। सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपने सेल परचेज बिना रजिस्ट्रेशन के ही स्टार्ट कर दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 ऑफ एवरी डे ऑफ डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस।
मीन्स 10,000 पर डे। प्रमोटर के केस में हमने देखा कि कोई अमाउंट डिफाइन नहीं था, पर यहाँ पे रियल इस्टेट एजेंट के केस में अमाउंट डिफाइंड है 10,000 पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, जो क्यूमुलेटिवली 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जा सकता है, 5% कॉस्ट ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग। यहाँ पर हमने प्रमोटर के केस में देखा था कि 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और पर डे में यहाँ पे डिफाइन नहीं था अमाउंट, यहाँ पे पर डे में अमाउंट डिफाइन नहीं था, और मैक्सिमम, और यहाँ पे 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 10% यूज़ किया था, क्योंकि ये प्रमोटर तो पूरे प्रोजेक्ट का ऑनर है। पर जो रियल एस्टेट एजेंट है वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लॉट, अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग को ही में ही डीलिंग करेगा, तो उसको 5% कॉस्ट ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, या फिर वो फेल टू कंप्लाई कॉन्ट्रावेन एनी ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, वही आएगा। यहाँ पे अथॉरिटी होगा, यहाँ पे कंप्लाई नहीं कर रहा है एपेलेट ट्रिब्यूनल का। अगर अथॉरिटी का वो कंप्लाई नहीं कर रहा है तो पेनल्टी ऑफ एवरी डे, यहाँ पर अमाउंट डिफाइन नहीं है। एवरी डे ऑफ पेनल्टी, जो भी रीजनेबल अमाउंट अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी, जो मैक्सिमम 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग जा सकता है। या फिर वो 80 का ऑर्डर नहीं कंप्लाई कर रहा है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन ऑफ एवरी डे। 80 के केस में अमाउंट डिटरमाइन नहीं होता, अमाउंट रीजनेबल अमाउंट 80 खुद डिटरमाइन करेगा, कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, बस मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाइड है 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, या फिर ये दोनों। मीन्स पेनल्टी भी और इम्प्रिजनमेंट भी दोनों लगा सकता है 80। थर्ड पेनल्टी है अलॉटी। मीन्स अलॉटी के ऊपर भी तो रेरा एक्ट एप्लीकेबल हो गया, उसे भी तो रेरा एक्ट को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अलॉटी अगर कुछ कंप्लाई नहीं कर रहा है रेरा को, तो उसके ऊपर 2 केसेस है पेनल्टी के। अगर वो अथॉरिटी का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा है, अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर, डिसीजन या डायरेक्शन इशू किया है अलॉटी के लिए, वो उसे कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसे फाइन ऑफ एवरी डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, यहाँ भी अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, एवरी डे ऑफ डिफ़ॉल्ट का फ़ाइन उसे लगेगा, जो कि क्यूमुलेटिवली 5% कॉस्ट ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग। क्योंकि अलॉटी तो अपार्टमेंट और बिल्डिंग ही लेगा ना पूरे प्रोजेक्ट से, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग। या फिर अगर वो 80 के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा है, 80 के ऑर्डर को, डिसीजन को, डायरेक्शन को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो उसे 1 साल तक की जेल, या फिर एवरी डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्यूमुलेटिवली 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, और बोथ। मीन्स बोथ वही सेम है कि 1 साल तक की जेल, या फिर एवरी डे ऑफ फाइन, जो मैक्सिमम 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लॉट जा सकता है, या फिर बोथ। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, तो पहले देख लेंगे प्रमोटर के केस में तो 10% है, 5% है, वो हमने देख लिए थे दोनों केसेस में कब कब है। पर जो 80 का वाली पेनल्टी है, 80 का ऑर्डर ना कंप्लाई करने पर प्रमोटर के केस में 3 साल तक की जेल है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट और अलॉटी के केस में 1 साल की जेल है। और जबकि यहाँ पे पर डे तो दोनों में डिफाइन नहीं है पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट की, बट प्रमोटर के केस में 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, जबकि एजेंट और अलॉटी के केस में 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको जब आप न्यू प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं, कुछ नई डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत तो है। पर अगर हम रिनोवेशन, रिपेयर, रीडेवलपमेंट करवा रहे हैं प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग का, तो क्या इस केस में भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं? तो इसमें 2 सिचुएशन है, ज़रूरत है भी और नहीं भी। अगर ये रिनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सेलिंग ऑफ न्यू अलॉटमेंट, अगर ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन की अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। पर अगर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग और न्यू अलॉटमेंट हो रहा है तो हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। एक था कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो रहा है प्रॉपर्टी में जो हैंडेड टू बायर है, या फिर कोई अलग डिफेक्ट हो रहा है, अदर डिफेक्ट इन वर्कमैनशिप, क्वालिटी, प्रोविज़न ऑफ सर्विस और अदर कोई भी डिफेक्ट है, तो 5 साल के अंदर बायर इन्फॉर्म करेगा प्रमोटर को। तो प्रमोटर को विद इन 30 डेज ईच डिफेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट
ठीक करवाना पड़ेगा, रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। मीन्स 30 डेज़ के अंदर अंदर वो स्टार्ट तो करवा देगा रेक्टिफिकेशन का विदाउट एनी फर्दर चार्ज। फर्दर चार्ज मीन्स आप उससे अलॉटी से बायर से कुछ और फर्दर अमाउंट डिमांड नहीं कर सकते, आपको प्रमोटर को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना पड़ेगा। पर अगर प्रमोटर फेल्स टू रेक्टिफाई विद इन 30 डेज विदाउट फर्दर चार्ज, तो बायर एप्लीकेशन दे सकता है अथॉरिटी को, और वो बायर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन। एक है प्रमोटर अगर डिले इन पोजीशन कर रहा है तो अलॉटी के बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है अलॉटी रेंट पर रह रहा हो, तो इस केस में, या फिर उसने लोन लेकर प्रमोटर को पे किया हो, तो इस केस में वो लोन का इंटरेस्ट भी पे करेगा और अपना रेंट भी पे करेगा। डिले इन पोजीशन है तो उसे डबल चीज़ें उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो यहाँ पे अलॉटी के पास, अगर प्रमोटर डिले इन पोजीशन करता है तो दो ऑप्शन है अलॉटी के पास, कि या तो वो विड्रॉ कर जाए कि अब भाई अब मुझे नहीं लेना तुम्हारा अपार्टमेंट, मेरे पैसे दे दो, तो उसको अलॉटी को फुल रिफंड मिलेगा इस केस में, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा उसको जितना भी बनता है। या फिर अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है अलॉटी, तो ऐसा नहीं, अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो अलॉटी को कुछ नहीं मिलेगा, भाई तुम जितना भी डील दो, अलॉटी को इस केस में कंपनसेशन मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है यहाँ कि प्रमोटर कैन नॉट ट्रांसफर मेजॉरिटी ऑफ इट्स राइट एंड लाइबिलिटी विदाउट रिटन अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ अलॉटीज एक्सेप्ट प्रमोटर एंड अथॉरिटीज़। इसका मतलब क्योंकि कई बार इसका मतलब प्रमोटर ने पहले तो पैसा ले लिया प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए अलॉटी से, अब उसके बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है और किसी थर्ड पार्टी को अपना मेजॉरिटी ऑफ राइट या फिर फुल राइट दे रहा है या फिर मेजॉरिटी ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि मोस्ट ऑफ अलॉटीज़ ऐसा होता है कि प्रमोटर की शक्ल देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट में। अगर प्रमोटर, क्योंकि मे बी प्रमोटर पे उन्हें अब तो इस केस में प्रमोटर को 2/3 ऑफ अलॉटीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड अथॉरिटी का, दोनों का अप्रूवल चाहिए, अलॉटी का भी अथॉरिटी का, तभी वो ट्रांसफ़र कर सकता है थर्ड पार्टी को। पर हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में, अपार्टमेंट में, प्रमोटर खुद भी कोई अपार्टमेंट होल्ड करता हो उस बिल्डिंग में, तो प्रमोटर को एज ए 2/3 काउंट करने में प्रमोटर को एज ए अलॉटी नहीं ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, मान लो 20 साल बाद अलॉटी ने पोजीशन ले ली, अब वो रह रहा है, तो उसके बाद उसे डिफेक्ट इन टाइटल कोई आके क्लेम कर रहा है, ये तो प्रमोटर का है ही नहीं, ये प्रमोटर का तो था ही नहीं, वो उसने आपको गलत दे दिया, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो इस केस में अगर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन मिलती है कि, तो अलॉटी क्लेम कर सकता है कंपनसेशन एनी टाइम। यहाँ पे 5 ईयर वाला स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में तो विद इन 5 ईयर्स वो करेगा कंप्लेन प्रमोटर को, बट अगर डिफेक्ट इन टाइटल की सिचुएशन है तो वो एनी टाइम कभी भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इसमें लिमिटेशन एक्ट भी नहीं लगेगा, लिमिटेशन वो है कि टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड हो जाता है, मे बी 3 ईयर्स का वो है पीरियड के 3 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपका डेड टाइम बार्ड हो जाएगा। तो इसमें कोई लिमिटेशन एक्ट का नहीं लगेगा, ये उसको भी ओवरराइड कर देता है और अलॉटी एनी टाइम कभी भी क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन इस केस में। और अभी इस चैप्टर में आपको 3 तरीके के सर्टिफिकेट का नाम दिखेगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है क्योंकि आईसीआई की केस स्टडीज़ में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मीन्स जो प्रमोटर या रियल एस्टेट को सर्टिफिकेट अथॉरिटी देती है कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप डेवलपमेंट कर सकते हो अपनी प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट पे। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, इसमें ये आपको तब देगी अथॉरिटी जब आप ये प्रूव कर देंगे कि जो भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी है जो फिट एंड प्रॉपरली गिवन है, मींस जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के लिए
मीन्स अब जो मैंने अपार्टमेंट बनाया है, जो बिल्डिंग बनाई है, वो रहने के लिए पूरी तरह से रेडी है, मतलब वहाँ पे बिजली पानी हर चीज़ का इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो गया और लोग रह सकते हैं, तो तब उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन दे दिया, प्रमोटर अपनी मनमर्जी कर लेगा। तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद अथॉरिटी रिवोक भी कर सकती है रजिस्ट्रेशन, अगर उसे ऐसा लगता है कि प्रमोटर एक्ट को कॉन्ट्रावीन, रेगुलेशन गाइडलाइंस जो भी दिए उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लेगी, प्रमोटर या रियल इस्टेट एजेंट दोनों के केस में। या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे अथॉरिटी ने, अप्रूविंग अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन दिया था, अगर वो उसको वायलेट कर रहा है तब भी अथॉरिटी रिवोक कर सकती है। या फिर वो किसी अनफेयर प्रैक्टिसेस में एंगेज्ड है। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब पहला है कि वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और ग्रेड। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रमोटर अलॉटी से झूठे वादे कर रहा है कि जो मैं आपको अपार्टमेंट दूंगा वो सी फेसिस होगा, और जबकि ऐसा ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ये झूठा वादा हो क्या? अलॉटी ने ये सोच के ले लिया कि यार सी फेसिस मिल जाएगा, इतना अच्छा अपार्टमेंट और इतने सस्ते में भी मिल रहा है तो ले लेता हूँ। और अगला है कि हैज़ अप्रूवल और अफिलेट। प्रमोटर कह रहा है, प्रमोटर या रियल इस्टेट एजेंट ये बता रहा है अलॉटी को कि मेरे पास सो एंड सो अप्रूवल है, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैंने ये ले लिया, और ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहा है, या फिर कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अलॉटी को जो कि सच नहीं है। या फिर एक सिचुएशन है कि वो एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टर, न्यूज़पेपर या फिर अदरवाइज किसी भी तरह वो एडवर्टाइज़ कर रहा है, पब्लिक को बता रहा है कि मैं एक ऐसी सर्विसेज दे रहा हूँ जो कि वो एक्चुअल में नहीं देने वाला है। तो इस केस में अथॉरिटी प्रमोटर को इस केस में 30 दिन का नोटिस देगी, और नोटिस के साथ वो स्टेट करेगी रीजंस ऑफ रिवोकेशन, ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन, और उसको रूप भी देगी। रूप मीन्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा उसे बिफोर रिवोकेशन। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन क्या होगा? रिवोकेशन सेक्शन 7 में रिवोकेशन के बाद उसके अथॉरिटी क्या करेगी? नेम और फोटोग्राफ ऑफ प्रमोटर, एक रेरा की वेबसाइट जब भी आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स शो करेगा, तो वहाँ नेम और फोटोग्राफ ऑफ प्रमोटर मेंशन कर देगी, और हर स्टेट में जहाँ भी रेरा अथॉरिटी है, आप इंडिया की सारी स्टेट्स में वो फॉरवर्ड कर देगी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्रमोटर के इसने सो एंड सो वायलेशन किया और मैंने इसका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया, आप भी अपनी पर्टिकुलर स्टेट में इसे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। और फ्रीजिंग ऑफ मनी इन शेड्यूल बैंक अकाउंट मीन्स जिस भी बैंक अकाउंट में उसने अमाउंट आपने एक प्रोविज़न पढ़ा था 70% ऑफ कॉस्ट, 70% ऑफ अमाउंट इसे एक्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उस अकाउंट में जितना भी मनी अभी भी बचा है ना उसको अथॉरिटी फ्रीज कर लेगी। सेक्शन 12 में है ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस। मीन्स अगर प्रमोटर में अपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर अपने प्रोस्पेक्टस में या फिर एडवर्टाइजमेंट में दे रहा है जिसकी वजह से बायर या अलॉटी को कोई भी लॉस सफ़र हुआ है, तो प्रमोटर को उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। उस इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस की वजह से जो भी बायर और अलॉटी को जो भी लॉस हुआ है या फिर डैमेज हुआ है, वो प्रमोटर पूरा का पूरा अमाउंट एज अ कंपनसेशन बायर और अलॉटी को देगा। सेक्शन 12 इतना कहता है। अब इस केस का अपीलेट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अपील्स क्या होगा। तो इसमें आपने 3 चीज़ें अभी तक देखी है, अभी तक आपने 2 चीज़ें देख ली हैं, अथॉरिटी और एटी है ही है यहाँ पे। फर्दर एक तीसरा है हाई कोर्ट। तो अगर जो भी रियल इस्टेट एजेंट है, हाई कोर्ट, अगर जो भी रियल इस्टेट एजेंट है, प्रमोटर है या फिर अलॉटी है, इन तीनों को ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी से कोई भी इशू है प्रॉब्लम में, तो वो 60 दिन के अंदर एटी को एप्लीकेशन देगा, अपील फाइल करेगा, और एटी कंडोन ऑफ डिले भी कर सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है अगर उसको सफिशिएंट कॉज मिल जाएगा। अगर यही तीनों पर्सन्स एटी के ऑर्डर से खुश नहीं हैं तो वो 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट को अपील फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट भी कंडोन ऑफ डिले कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, सफिशिएंट कॉज अगर मिल जाएगा तो।
तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि मैक्सिमम हम जहाँ भी अपील का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहला 45 डेज़ होता है और नेक्स्ट 60 डेज़ होता है। तो यहाँ अपील का स्ट्रक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि दोनों में 60 और 60 डेज़ में है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी 60 और सेकंड में भी 60 है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो, ये हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टडी मैथ से बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए अगर आपको कुछ और भी चाहिए इसके अलावा, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकें। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू।